आज कौन सा यूनिट है? काउंसलिंग फॉर हेल्थ एंड वेलबींग पेपर 2 यूनिट। किसको पता है? So unit 3 is personality and mental disorders. इसमें भी दो टॉपिक है, मेन टॉपिक्स बिहेवियर एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। और अंडर दिस मेन टॉपिक बिहेवियर you have genetics, environment, learning theories, defense mechanisms. Then the next main topic, mental disorders, you have another 4 topics: psychopathology of mental disorders, neurotic, psychotic, and some definitions are there. So कितने स्टूडेंट्स को ये कोर्स समझ आ रहा है? अभी कुछ लग रहा है ओके वी कैन, है ना, काउंसलिंग कर सकता है, ऐसा है ना? कुछ कॉन्फिडेंस किसको आया है? जिसको आया यू कैन से यस, एंड इफ you feel some more to be understood, learn to get more confident, you can write no. So yes or no, please reply in the chat box. May with this enough information I'll start doing counseling. ऐसा कितने लोग समझते हैं you can do counseling बोल के? आप काउंसलिंग में कर सकता हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा शुरू कर सकता हूँ। जो भी मेरे पास आएंगे एटलीस्ट उनको कुछ अनुभव कराऊंगा, कुछ समझा सकता हूँ मैं। ओके, so what is the personality? मैं एक इमेज आपको दिखाऊंगा। एजुकेशन फाइल, can you see the screen? Influence of psychobiosocial factors. Hope you are able to see now. Can you see now? Okay. So this, see, we have been discussing about the psychobiosocial factors. ये तीनों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काउंसलिंग करते समय आपको ये तीनों चीज देखना है। एंड आपका पर्सनालिटी हो, हेल्थ हो, ये तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस यूनिट में ये साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल और जेनेटिक्स ये सारा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। सो पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मीन्स अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दीज 3 फैक्टर्स। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कैसे मैं बैठता हूँ, कैसे मैं देखता हूँ, हर चीज मैंने सीख कर आया है ना। ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने आप सब कुछ करते हैं। तो हम माँ बाप से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, हर जगह से सीखते हैं, और हमारा 5 इंद्रियों के अंदर कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जाते हैं और उसको हम कैसे परसीव करते हैं। एवरीथिंग, माय एक्टिविटी, मैं जो हूँ अभी कैसा हूँ, उसका सारा कारण क्या है? ये 3 इन्फ्लुएंस है, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। तो आपका पर्सनैलिटी का भी ये 3 कारण है। और हमारे अंदर कोई बीमार है, फिजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये भी ये तीनों का कारण है। इसके लिए आयुर्वेद में कहते हैं बुद्धि नाश। सारा बीमारी का कारण क्या है? वो कहते हैं बुद्धि नाश।
the intellectual error is the cause of all diseases. तो हम हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है, सोच समझ कर हम डिसीजन लेते हैं, फिर हम सारे बीमारी से बच कर रह सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. So this, what are the personality factors, determinants of personality? Among the personality factors, some are due to heredity and others arise due to environmental influences. Heredity हमारा 23 chromosomes माँ से, 23 chromosomes father से, दोनों मिलके आते हैं. तो हमारा व्यवहार भी है ना उसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर भी है, डिपेंडेंट है. लेकिन रिसर्चर्स क्या बताता है, ओके वो है, लेकिन आपका वातावरण उसका ज्यादा इफेक्ट करता है. तो वातावरण का भी है, हमारा क्रोमोसोम का भी है, जेनेटिक भी है, सब कुछ मिलाकर है ना हमारा पर्सनालिटी बनता है. लेकिन ये पर्सनालिटी के ऊपर उसका मालिक कौन है, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. सब कुछ देखिए, सब कुछ देखते सुनते हुए उस अटेंशन को, जो आपके अंदर ध्यान है, अटेंशन है, उस ध्यान के ऊपर ध्यान करना. तो जब आपका ऊपर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, व्हेन देयर इज सेल्फ कंट्रोल, then all these genetic, yeah, environmental factors, social factors, it need not have to influence us if we know what is to be chosen. Every moment if we are aware, मेरे को ये चाहिए, यही सोचूंगा, यही चीज मैं देखूंगा, यही चीज मैं करूंगा, ऐसा मैं एक एक सेकंड ध्यान से, in every moment with attention, if I choose what I want, if I choose what I want to think, मेरे को ये बात सोचना है या ये नहीं सोचना है, ये दूसरा बात सोचना है, हर घड़ी मेरे कंट्रोल में है. जब ये चीज हमको पता नहीं होता है, मेरा कंट्रोल नहीं है, मन अलग है, मन अपने आप कुछ काम करता है, या मेरा शरीर अपने आप कुछ करता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम देखते हैं डॉक्टर हमको कुछ दवा देंगे, मेरा तबीयत को ठीक करेंगे. लेकिन डॉक्टर कितना समय आपके पास देते हैं, 5 मिनट देगा, वो बोलेंगे ठीक है ये दवा है खा लो. तो उससे ठीक होगा क्या? क्योंकि आपका बीमार होने के कारण वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स सिर्फ आप जानते हो. बचपन से लेकर आज तक जो भी हुआ, आपको क्या हुआ, आप क्या खाते हो, हर वक्त क्या सोचते हो, कितना दुखी रहते हो, कितना आगे के बारे में सोचकर एंग्जाइटी होता है, ये सारा चीज डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं. आपने बोला ये बीमार है, ठीक है, वो दवा लिख कर दे दिया, उनका वही सीखा है दवा लिख कर देने के लिए. लेकिन हमको ये समझना है, ये सारा चीज सोच समझकर मेरे को ही करना है. ऐसा नहीं डॉक्टर हमारा बीमारी ठीक करेंगे, हमारा बीमारी को हमको ही ठीक करना है. हेल्थ इज इन आवर हैंड्स, नॉट इन somebody else हैंड्स. ये हमको समझना है. ठीक है, दवा खाना है ही है, ऐसा नहीं दवा नहीं खाना है, दवा खाएंगे, लेकिन तुरंत रिलीफ के लिए दवा चाहिए, तुरंत रिलीफ के लिए हमारा एलोपैथी का मेडिसिन चाहिए. लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए, परमानेंट रिलीफ के लिए, परमानेंट हीलिंग के लिए हम खुद को सोचना है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या करता हूँ, सब कुछ हमको खुद को सोच समझकर, है ना, वो हिसाब से मेरा लाइफस्टाइल करेंगे सही रीति से, फिर हम हमेशा, हमारा पर्सनालिटी भी अच्छा रहेगा और हेल्थ भी अच्छा रहेंगे. So among the hereditary factors, most important are biological factors and some of the psychological factors like intelligence. Biological factors में क्या क्या होता है, physic, chemic, nervous system. और social factors, even climate भी हमारा असर करता है, कराता है.
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में लर्निंग थियरीज होता है, कैसे हम सीखते हैं। सो लर्निंग थियरीज में क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, जो चीज आपकी पांच इंद्रियों द्वारा आपके अंदर चलता है, जो आप ध्यान देते हो, कोई चीज को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, हर चीज ध्यान से आप करते हैं। कोई बोले आप है ना, चैट बॉक्स में एक जवाब देना, कोई सोचते हैं क्या, कोई आपको लग रहा है क्या अपने आप कुछ हो जाता है, या अपने आप मेरा मन में विचार आता है, या अपने आप मेरा मन कुछ विचार सोचते हैं, या अपने आप बीमारी आ जाता है, या आपका कंट्रोल में है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में, मेरे हाथ में है, ऐसा बोलने वाला यस लिखना। नहीं, कुछ कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा बोलने वाला नो लिखना है। तो सब कुछ आपके कंट्रोल में, नो लिखते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कभी कभी भी क्यों ऐसा हो जाता है? जब आपके हाथ में कंट्रोल है, आप ही सब कुछ करते हैं, तो आपको कौन सा इंसिडेंस आपको लग रहा है ये मेरा कंट्रोल में नहीं है, तो ये है ना, इसके ऊपर आपको अपने आप थोड़ा विचार करना है। ठीक है, संस्कार के ऊपर। लेकिन ये भी है ना, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी क्या कहते हैं, नॉर्मली काउंसलिंग में भी हम क्या करते हैं, उसका डेप्थ में जाते हैं, ऐसा कौन सी संस्कार है, उसका भी कारण है ना, ये साइकोबायोसोशल फैक्टर्स है। हमको सोचना है किस वातावरण में क्या करने से मेरे को ये संस्कार होता है। तो उस, जैसे आग जलता है, ऑटोमेटिक आग जलेंगे क्या, आप उसमें डालेंगे, तेल डालेंगे, लकड़ी डालेंगे, कुछ ना कुछ डालेंगे तो आग जलता है। तो जैसे आपको समझ आ गया इस आग जलने के लिए मैं उसमें क्या क्या डालता हूँ, मेरे पांच इंद्रियों को क्या क्या मिलता है, उसको मैं हटा दूंगा, निकाल दूंगा, कंट्रोल करूंगा। फिर क्यों आपको संस्कार, आप है ना, संस्कार के वश आप कैसे हो सकता है? तो है ना, जो आपको लग रहा है कोई भी चीज, आपका विचार हो, बिहेवियर हो, बीमार हो, आप खुद बैठ के सोचना है, उसका डेप्थ में थोड़ा जाइए, ऐसा कौन सा चीज के कारण वो इंसिडेंस होता है आपके साथ। फिर उसके ऊपर कंट्रोल आएंगे, धारणा ध्यान समाधि, आप उसको सब कुछ मन को साफ करके एक जगह में बैठ के उसके बारे में सोचना, धारणा। फिर और डेप्थ में समझना, ध्यान। फिर कंप्लीट कंट्रोल में आ जाता है, समाधि में हो जाता है। ठीक है, तो ये पांच इंद्रियों से जो भी अंदर जाता है ना, उसको स्टिमुलस कहते हैं। लेकिन उस पांच इंद्रियों द्वारा अंदर जाता है, और हमारे अंदर जीन्स भी है, जेनेटिक्स का भी है, वो सारा क्या करते हैं, स्टिमुलस करता है हमको, एक फोर्स बढ़ाते हैं, और हम उसका रेस्पॉन्स में आ जाता है। लेकिन उस रेस्पॉन्स को मेरे को करना है नहीं करना है, वो डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अभी ये स्टिमुलस आपकी किताब में क्या बताता है, रिस्पॉन्स, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट आर द फोर बेसिक फैक्टर्स in many forms of learning. Learning of an individual is decided or depends upon the stimuli that he receives from the environment. Stimulus stimulates the learning activities which decides the outcome. देखिए, कोई भी स्ट्रेस का भी हम देख लिया, स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ मेन डिजीजेस, फिजिकल और मेंटल। तो ये स्ट्रेस का भी कारण क्या है आप देखें, तो यही साइकोबायोसोशियल फैक्टर्स होता है। तो वो साइको बायोसोशियल फैक्टर्स द्वारा क्या मिलता है, स्टिमुलस आता है, हमारा पांच इंद्रियों उस स्टिमुलस को रिसीव करता है, फिर हम रेस्पॉन्ड करते हैं। अभी स्टिमुलस मिलेगा, लेकिन उसको, उस रेस्पॉन्स को कैसे डिसाइड करना। देखिए, अभी ये है ना, ये हिलते रहता है, मैं सिर्फ माइंड के लिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये मन है हमारा, सोच हमेशा सोचते रहता है। पांच इंद्रियों का स्टिमुलस आपके अंदर आ गया, रिसीव हो गया, तो मन उसके बारे में सोचेंगे। और आप है, कॉन्शियसनेस है, स्थिर रहता है शांति से, जैसे तीसरी आंख, जैसे आपने प्रैक्टिस किया साइलेंस का, वो हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन जो मन में आपकी फाइव स्टिमुलस
5 उंगलियां जैसा 5 सेंसर्स द्वारा इंफॉर्मेशन अंदर चले जाते हैं, मन सोचते रहता है। तो आपको ऐसा देखना है, सोच विचार अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन जैसे ये विचार आना शुरू हो जाता है, ये कॉन्शियसनेस दोनों एक हो जाता है ना, फिर आप एक हो गया। फिर आपको अलग करना मुश्किल है। मैं सोच करने वाला और मैं दोनों पहले अलग था, लेकिन आपने क्या किया, इस सोच में स्पीड भी ज्यादा था, रिपीटेशन भी ज्यादा था, उसके कारण आपको फर्क डिफरेंस मालूम नहीं होता। यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थिंकिंग माइंड और द थॉट्स एंड द थिंकर। ही इज अ थिंकर, one hand is the thinker who is stable, the other 5 senses which creates the thinking, it's different. But most of the time we remain together and we shake together, we get disturbed together, we are not able to differentiate between the observer and the observed. तो इसके लिए समझने के लिए पहले साइलेंस में बैठ के मेरे को समझने, अच्छा मैं जब साइलेंस में बैठता हूं, लेट अस प्रैक्टिस नाउ, sit in silence, just become aware of your 5 senses. Now I am detached from my 5 senses and the thinking process. No thinking and just observing through my 5 senses. आंखों द्वारा देखता हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, और टेस्ट है, फीलिंग्स है। तो अभी मैं शांत हूँ। तो साइलेंस में जब मैं हूँ, वही अटेंशन है, वही मैं हूँ। अभी इस साइलेंस के साथ मैं सोचता हूँ ये हाथ को मैं हिलाऊं, तो धीरे धीरे करेंगे ना, आपको डिफरेंस मालूम होगा। अभी चुप, मैं हाथ नहीं हिला रहा हूं, मैं चुप हो गया। अभी मैं हिला रहा हूं, अभी चुप, हिला रहा हूं, चुप। क्योंकि हम बचपन से लेकर आज तक ये डिफरेंस को हम देखा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं जो सोचता है वही मैं हूं। लेकिन अभी समझ आ रहा है, मैं ही हिला रहा हूं। मैं चाहूंगा तो मैं हाथ हिलाऊंगा, नहीं चाहूंगा तो हाथ नहीं हिलाऊंगा। तो मैं अलग हूं, मेरे हाथ अलग है। जैसे मैं, मेरा हाथ अलग है, ऐसा मेरा विचार भी अलग है। तो मैं अलग हूं, मैं ही विचार कर रहा हूं। चाहे तो विचार करूंगा, चाहे तो मैं विचार नहीं करूंगा। चाहे तो मेरा हाथ को हिलाऊंगा, चाहे तो मेरा हाथ को नहीं हिलाऊंगा। चाहे तो मैं सोचूंगा, अनुभव करूंगा, चाहे तो नहीं करूंगा। ये अभी कितने लोगों को समझ आया? चैट बॉक्स में यस लिखिए, समझ आ गया तो। मेरे को समझना चाहिए कितने लोग ये समझ पाया। मैं अलग हूं, मेरा सोच अलग है। ठीक है। तो यही चीज आपको सारा दिन क्यों नहीं होता है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। जब आपके विचार ज्यादा होता है और एक ही विचार रिपीट होता है बार बार, उसमें आप ये डिफरेंस महसूस नहीं होता है आपको। फिर दुख हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, टेंशन आ जाता है, परेशान हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, सारा मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाता है। लेकिन आपने थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है, आपने भूल गया, बीच में टेंशन आ गया, चिल्लाया, लेकिन तुरंत कंट्रोल में आ जाओ, तुरंत साइलेंस हो जाओ, फिर नॉर्मल में आ जाएंगे। फिर आपको मालूम होगा, अच्छा ये विचार मेरे अंदर चल रहा है, और मेरे अंदर इतना गुस्सा हो रहा है, मेरे अंदर इतना है ना टेंशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। फिर तुरंत आप डिफरेंस में आ जाए ना, आप अलग हो गया। फिर आपको कभी भी गुस्सा नहीं आ सकता है।
जैसे आपको अलग देख लिया तो गुस्सा नहीं हो सकता है, ठीक है, आप बोलेंगे, जोर से बोल सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है मैं जितना चाहता हूं उतना ही मैं बोल रहा हूँ, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। गुस्से में ये उठाकर तोड़ना, चिल्लाना, ये करना, वो नहीं होगा, क्योंकि आप हर कर्म, हर सोच, हर एक्टिविटी आपका कंट्रोल से होगा। तो ये सारा दिन आप ध्यान रखेंगे, ये स्टिमुलस द्वारा, आपकी 5 इंद्रियों द्वारा कुछ भी अंदर जाता है, आप चाहे तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, चाहे तो नहीं करेंगे, चाहे तो उसको बदल कर जैसे चाहे वैसा कराएंगे आप। सो डिफेंस मैकेनिज्म्स, सो डिफेंस मैकेनिज्म पहले सिगमंड फ्रॉइड ने लिस्ट आउट कराया था, फिर सिगमंड फ्रॉइड का बेटी अन्ना फ्रॉइड, उन्होंने उसको और थोड़ा ऐड किया था, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम। ये नया स्लाइड देख रहे हैं आप, डिफेंस मैकेनिज्म, होप यू आर looking at it. Defense mechanism, personality, instinctual needs, rational thinking, moral standards, these defense mechanism operates at unconscious level. कई बार आपको ध्यान नहीं होता है ये आप कर रहे हैं बोल के, क्योंकि आदत बना दिया ध्यान से कुछ नहीं करना है हमको। तो कई बार आप देखेंगे, कई आदत, जैसे कोई ने बताया था ना, संस्कार कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि एक है ये ध्यान से करना, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे ध्यान से करना शुरू होगा ना, कोई अनकॉन्शियस का कुछ नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान नहीं करते हो, फिर अनकॉन्शियसली कोई मेमोरीज होता है, वो काम करना शुरू होता है। तो उसमें इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स हो सकता है, बचपन का कुछ इच्छा है वो अपने आप आ सकता है, कॉन्शियस ग्रेटिफिकेशन, कुछ चीज जो आपको लग रहा है वो गलत है, फिर भी हम सोचे ज्यादा स्वीट खा लेता है, हमको पता है वो गलत है, फिर भी खा लेता है, क्योंकि थोड़ा वो ग्रेटिफिकेशन का डिजायर ज्यादा ओवर पावर कर लेता है। फिर सुपर ईगो, तो ये कल देखा था ना, कल या कुछ दिन पहले, ईगो, ईगो, सुपर ईगो। वो ईगो माना आपकी कॉन्शियसनेस, आप एवरी मोमेंट यू आर चूजिंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी। तो इस ईगो के ऊपर आप कंट्रोल करेंगे, जो हम नॉर्मल शब्दों में बोलते हैं ना, इस व्यक्ति का ईगो ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। जो मैं बोलता हूं, कोई लिखते हैं क्या? सी इफ यू आर नॉट राइटिंग, किसी को है ना, सबको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं जो बोलते सुनते जाएंगे, समझ नहीं आता है। सब लिखते हैं क्या? ओके, सो दिस ईगो इज द कॉन्शियसनेस, द अटेंशन, जो ध्यान से हम देखते हैं, सुनते हैं ना, उसको ईगो कहते हैं। लेकिन नॉर्मल शब्दों में हम ईगो किसको कहते हैं? जो उनका थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ही हम ईगो कहते हैं। लेकिन साइंटिफिकली, इन साइकोलॉजिकली, वी डोंट call ego means consciously you decide what is right, what is not right. I will choose this instead of this. Whoever is choosing from you, that is called ego. So all three are internal or based on it, Freud. So psychoanalytical thinking, defense mechanisms serve to protect the ego from anxiety and repress its unacceptable desires.
तो मोस्टली ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, आपको इच्छा है आइसक्रीम खाना है, लेकिन आपका सुपर ईगो कहते हैं नहीं उसमें बहुत सारा केमिकल्स है आपको नहीं खाना है, तो आपकी ईद बोलते हैं नहीं नहीं आज आइसक्रीम खाना है। फिर ईगो कहते हैं नहीं, वो सुपर ईगो बताता है इसमें केमिकल्स है और अभी ठीक नहीं है ज्यादा खाने के लिए, और ईद बोलते हैं नहीं खाना है। तो ईगो कहते हैं ठीक है आप दोनों को बीच में क्या कर सकते, थोड़ा सा ना टेस्ट करके छोड़ देंगे, पूरा नहीं खाएंगे। तो ईगो डिसाइड करते हैं क्या करना है बोल के, लेकिन अभी ईगो बोल दिया थोड़ा सा खाएंगे, फिर क्या हो गया, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लग गया, ओ बहुत टेस्टी है, अभी ये अभी नहीं खाए तो फिर उसका टेस्ट खत्म हो जाएंगे, बाद में नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो ज्यादा का पूरा खा लिया आपने, फिर आपकी घर वाला आया, आपकी पेरेंट्स कोई आ गया, पेरेंट आकर पूछा क्या अभी तन का समय है, आप क्यों आइसक्रीम खाया, किसके लिए खाया। तो कोई बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं हम आइसक्रीम नहीं खाया, कहाँ खरीदा है, हम खाया ही नहीं है। कहाँ है आइसक्रीम, कौन बोला आपको आइसक्रीम, ये मेरा नहीं है ये दूसरा किसी का है। तो क्या है, झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है, अभी सच बोले तो क्या होगा, सुपर ईगो या पेरेंट्स से डांट मिलेंगे, कुछ परेशान होगा, या सच बोलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो झूठ बोलने से क्या है, वो भी शांत हो जाएंगे, मैं भी शांत रहूंगा, कोई परेशान होने वाला नहीं है। तो इससे क्या होगा, ये झूठ भी क्यों बोला मैंने, खुद को हार्म करने के लिए नहीं बोला, लेकिन मेरा दिमाग शांत होना चाहिए। लेकिन वो सच भी बोल के शांत रख सकता था, ठीक है मैं ये एक बार खा लिया, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं खाऊंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा गलत नहीं करूंगा, ऐसा भी बोल सकता है। लेकिन क्यों झूठ बोला था, तो इसके लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म है ना, कई बार हमको प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन वो कई बार प्रॉब्लम में डाल देता है हमको, क्योंकि झूठ बोलने से कई सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है हमको। लेकिन वो शरीर क्या हो गया, टेंशन हो गया, अच्छा कोई हमको ये करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ मारेंगे, कुछ बोलेंगे। तो वो टेंशन को मैं शांत करने के लिए, मेरा दिमाग को शरीर को शांत करने के लिए मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट उपाय कर रहा हूं, आई यूज वन टेक्निक टू मेक माई सेल्फ काम, क्वाइट, बैलेंस्ड। तो एक तरह देखे तो वो अच्छा भी है, लेकिन दूसरा तरह देखे तो वो अच्छा भी नहीं है। कभी आपने देखा होगा, कभी कोई लोग बहुत टेंशन हो जाता है, चिल्लाते हैं, होता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उनका बॉडी में बीपी उतना बढ़ जाता है। तो वो वही गुस्सा वो कंटिन्यूअस मेंटेन करेंगे, कोई नफ्स टूट जाएगा, इट में एंड अप इन वेदर हार्ट अटैक और एंड अप इन ब्रेन स्ट्रोक। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कई लोगों का देखा होगा, वो चिल्लाते हुए वो बेहोश हो जाता है। सो अगेन इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, शरीर के अंदर जो हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का देख लिया, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। तो यहाँ भी ये डिफेंस मैकेनिज्म अपने प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन इसमें कई सारा गलत भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, इफ डिफेंस मैकेनिज्म ब्रेक्स एंजाइटी बिकम्स अनबेरेबल लीडिंग टू साइकोसिस। जैसे बहुत चिल्लाया, बीपी बढ़ गया, वो बेहोश नहीं होता है, तो नफ्स कुछ कोई ब्लॉकेज हो जाएंगे, कुछ है ना पट जाएंगे, फिर और डेंजरस हो जाता है फिजिकली भी। ऐसे ही मेंटली भी ये एंग्जाइटी, हो मैं क्या करूं कैसे करूं, ये है ना झूठ बोलना भी, अभी कोई पूछ रहा है मैं आइसक्रीम खा लिया, अभी मैं क्या बताऊं, झूठ भी नहीं बोल सकता है, सच भी नहीं बोल सकता है। तो दोनों कुछ नहीं करेंगे, वो पागल हो जाएगा। पागल मीन्स बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। सो उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ठीक है, एक झूठ भी बोल के एटलीस्ट अपने आप शांत हो गया। उसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकता है, सच बोलेंगे ठीक है खा लिया, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं खाऊंगा। लेकिन कौन बोलेंगे सच और कौन झूठ बोलेंगे, जो अपने सेल्फ एस्टीम ज्यादा है, अपने अंदर वैल्यूज ज्यादा है,
स्पिरिचुअल पावर्स ज्यादा है, अपने आत्मा के अंदर शक्ति ज्यादा है, वो उस सिचुएशन में सही बोल सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर मन में शक्ति नहीं है, वीक है, मेंटली वीक, फिजिकली वीक, उनके अंदर सोच समझने का शक्ति नहीं है, तो वो इजी पाथ ढूंढेंगे। ठीक है, मैं एक झूठ बोलने से क्या होगा, झूठ बोल दो। सो दिस डिफेंस मैकेनिज्म अल्टीमेटली, झूठ बोलता है सच बोलता है, हम हमारा टॉपिक में आ जाएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म इज समथिंग विच इज हेल्पिंग यू टू प्रोटेक्ट, इट इज प्रोटेक्टिंग यू फिजिकली, प्रोटेक्टिंग यू मेंटली। तो मेंटली हम क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसे काउंसलिंग के लिए आपके पास आ रहा है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफेंस मैकेनिज्म, एंड वी शुड ट्राई टू है ना make people so comfortable that they never use any defense mechanism, and they will explain all things as it is to you. We'll as a counselor, your role is to minimize these defense mechanisms so that there is a good rapport with the person, and the person will explain everything to you without hiding anything. So when circumstances threaten self-esteem, we tend to become self-defensive. Inability to handle the situation is a threat to person's self-esteem. तो हम सुबह से शाम तक हम देखेंगे, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या बाहर भी हो, हम हमेशा क्या देखते हैं, कोई हमको गाली ना दे, कोई हमारा रेस्पेक्ट को तोड़ ना दे। We always see that we have our own self-esteem, well-maintained self-esteem. Based on that, we behave with the people surrounding situations. But this self-esteem, if it is based on the spirituality, कोई कुछ भी कहे, मैं अपने आप संतुष्ट हूं, मैं अपने आप शांत हूं, या कोई कुछ कहे, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए। इसके लिए हम है ना इस कोर्स में स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा ज्यादा समझाते हैं, राजयोगा का समझाते हैं, so that you there are two different types of self esteem. One is लोग हमको मान दे, रेस्पेक्ट दे, है ना, जिससे आई फील गुड. देयर इज अनदर स्पिरिचुअल वे ऑफ सेल्फ एस्टीम इज कोई कुछ भी कहे, मेरा कॉन्शियंस के हिसाब से जो सही है वो करूंगा. इनफैक्ट वी नीड नॉट हैव टू कॉल इट अ स्पिरिचुअल. इवन इन साइकोलॉजी, द perfect cognitive development, the perfect moral judgment of a person whose cognition has fully developed, जिसका दिमाग पूरा से डेवलप हो गया, वो naturally he becomes a spiritual person. He has an integrated personality where he will never use this defense mechanism in a negative way. So जिसका दिमाग not fully developed, or in other words, we can say people who are not into spirituality. अभी हम नॉर्मल शब्दों में spirituality कह सकते हैं, लेकिन even in psychology if you see, a well developed person is morally also developed. And Maslow's का theory आप देखेंगे, it is called as self actualization. So ultimately it is the same self esteem what we speak in spirituality. Okay, so inability to handle the situation is a threat to person's self-esteem, the normal self-esteem. So defense mechanism protects one's face, but it should not become habitual. ऐसा क्या क्या होता है? Repression. So repression is you repress it, suppress it, which is expressed in sublimation. अभी इतना ही समझना है. Repression means you don't want to express, you are just suppressing it. Sublimation, primary emotion, sexuality and aggression are expressed in socially accepted terms. आपको बहुत गुस्सा आ गया, आपके आगे व्यक्ति है लेकिन वो बड़ा व्यक्ति है, आप उनको नहीं मार सकते हैं, तो क्या करते हैं, उस कमरे से बाहर आकर आप कोई चीज उठाकर तोड़ देता है. तो आपने क्या किया, एग्रेशन था लेकिन आपने सप्रेस नहीं किया, लेकिन उसको
एक सोशली एक्सेप्टेड एक सेफ वे में आपने एक्सप्रेस किया है, उससे आप शांत हो गया। डिफेंस मैकेनिज्म, पहले गुस्सा उतना आ रहा था, आपने क्या किया, फर्स्ट थिंग रिप्रेशन में सप्रेस करके रखा है, उससे कई सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है। और सब्लिमेशन में क्या होता है, यू एक्सप्रेस इट इन अ सेफ वे। हम हिप्नोथेरेपी में भी वही करते थे ना, लोगों को पुराने बचपन का याद दिलाया, जो बचपन में एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको हम क्या किया, मेंटली उस सिचुएशन में वापस चलाकर जाकर we made them to go back to the original situation where they had emotional issues and made them express, ventilate all those emotions in a safe way. So it is like a sublimation. Second is rationalization. इसको हम साइकोलॉजी में बताते हैं, मैं अभी एक कोर्स पढ़ रहा हूँ ना वो जस्टिस का, तो उसमें वो लोग पूछ रहे थे, ये मॉरल डेवलपमेंट में भी बताते हैं, ये हाईली डेवलप्ड मॉरली डेवलप्ड पर्सन एक लास्ट स्टेज होता है, स्टेज 6, जहां अपने कॉन्शियस को, खुद को पता है ये सही है गलत है, सोच समझ कर कर लेता है, जो दुनिया गलत का है या सही का है, लेकिन खुद को पता है। मैं एग्जांपल दे दूंगा, महात्मा गांधी हो या हमारा नॉर्मल वेजिटेरियंस हो, कई लोग बोलेंगे अंडा वेजिटेरियन है, खा सकते हैं। कितने लोग बोलेंगे इधर अंडा वेजिटेरियन है, खा सकते हैं? यस बताइए। एग, इज इट अ वेजिटेरियन? But even in some countries, I think I used to visit Thailand, there it is a vegetarian. वो अंडा है ना, वेजिटेरियन बोल के खाते हैं वो लोग। और साइंटिफिकली दे से इट इज अ वेजिटेरियन, बिकॉज उसमें कुछ है ना, एग का कुछ नाश कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा बताते हैं। लेकिन कई लोगों को कॉन्शियस कहते हैं एक अंडा माना एक जीवन, एक है ना चिकन, सो बेटर वी डोंट हैव इट। तो ऐसा मॉरल डेवलपमेंट में हमको, हम खुद डिसीजन लेता है करना है नहीं करना, दैट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। लेकिन उसका पहले क्या था, जैसे वार होता है, किलिंग ए पर्सन, इज इट गुड और बैड? तो हम हमेशा बोलेंगे बैड, इट्स अ मॉरल, मॉरली हम हमेशा सब लोग बोलेंगे नो, किसी को मारना नहीं है, गलत है, सब पता है। लेकिन क्या करते हैं जब वॉर होता है, क्या करते हैं मिलिट्री में, सो पीपल किल अदर पीपल। तो यहाँ क्या हो गया, विच इज गुड। सो मॉरली में वो स्टेज 5 में क्या होता है, दे फाइंड वेज टू रेशनलाइज, करते हैं गलत लेकिन उसको कुछ रीजन बताकर, नहीं ऐसा करने से ठीक हो जाता है। कई बार ऑफिस में ज्यादा सैलरी नहीं देता है, तो ऑफिस का कोई चीज घर में लेकर आते हैं, तो मन में बोलता है नहीं हमको सैलरी नहीं मिलता है जितना चाहिए, तो मैं लेकर आ रहा हूँ, वॉर है इसके लिए मैं लोगों को मार रहा हूँ। तो इट इज ए रेशनलाइजेशन, सेल्फ डिसीविंग रेशनल एक्सप्लेनेशंस। ये मॉरल डेवलपमेंट में साइंटिफिकली बताते हैं वो 5th स्टेज है, वेयर पीपल फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर डूइंग समथिंग मॉरली रॉन्ग बट मेक दम। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, अपने आप मन को शांत करने के लिए क्या बोलते हैं, नहीं कुछ रीजन बताकर, नहीं उसमें कुछ गलत नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। Then intellectualization, to avoid emotional expression and experience, leading to schizoid personality formation. तो क्या करता है, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं होता है ना, ज्यादा अंदर बढ़ते बढ़ते जा रहा है, फिर अपने एक दुनिया बना देता है, अपने है ना फैंटेसी में जीना शुरू कर लेता है, अपने आप बैठ के है ना अपने दुनिया में खो जाते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इट्स लाइक ऑलमोस्ट सीजॉइड पर्सनालिटी, अपने आप कंप्लीटली डिटैच हो जाता है, क्योंकि उतना प्रेशर आ गया उनके अंदर, वो बैलेंस नहीं होता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट नहीं
कर पा रहा है, तो वहां डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, उनको सीजॉइड पर्सनैलिटी साइकोसिस में ले चले जाता है, नहीं तो इंसान मर जाता है, तो मरने से बचाता है साइकोसिस। तो आप देखेंगे न्यूरोटिक हो, नॉर्मल मेंटल डिसऑर्डर हो, साइकोटिक हो, सीरियस साइकोटिक डिसऑर्डर हो, या फिजिकल डिसऑर्डर हो, हर चीज, डायबिटीज, कैंसर, ये सब कुछ क्या है, एवरीथिंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। आप अपने आप है ना थोड़ा विचार करना, कैसे ये सब कुछ खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, मरने से प्रोटेक्ट करते हैं ना कोई भी बीमारी, तो इसके लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म है, थोड़ा ज्यादा विचार करके देखिए। सॉरी, क्या हो गया? मैं मिनिमाइज कर दिया, अभी वापस कैसे बड़ा करूं? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। रिमोट स्क्रीन स्क्रीन शेयर स्टॉप करके फिर से चालू करना। ओके, स्क्रीन शेयर को स्टॉप करके फिर स्टॉप शेयर, ओके। हिप्नो हीलिंग स्लाइड शो। से उसको शेयर कर सकते हैं। हाँ दिख रहा है अभी। क्लिनिकल हाइपोथेरेपिस्ट, नहीं सॉरी, क्लिनिकल स्टॉप, हिप्नोथेरेपिस्ट। एक मिनट, स्लाइड शो, वेयर इज दैट? दिख रहा है slide पे। अभी ठीक है। यस 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 व्हाट, व्हिच स्क्रीन यू सी नाउ? डेनियल ऑफ पेनफुल अभी हाँ, ओके, इंटेलेक्चुअलाइजेशन okay, so it is, the next one is टू अवॉइड इमोशनल। वो थोड़ा, okay, denial of painful or unacceptable aspect of oneself, वो थोड़ा हाइड हो गया ऊपर। So next is displacement by showing anger towards objects। तो एक जगह में आपको गुस्सा हुआ, दूसरा जगह में दिखाता है, डिस्प्लेस कर लेता है, चेंज कर लेता है। Then hero worship, even take large aspects of illness, negative personality of others। Avoidance, fear of failure, humiliation, कई बार जगह छोड़ के हम भाग जाते हैं। सो मैजिक अनडूइंग, जैसे ओसीडी होता है ना, कोई चीज को हम हाथ धोते रहते हैं, जो मन में कुछ बात है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो हाथ है ना धोते धोते वी फील थोड़ा कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody come to your house, you don't want to talk to them, you go to the kitchen, start washing your plates, and then slowly it becomes a habit। So attribution of one's feelings or wishes in introjection, इसमें क्या है, आप इंजीनियर नहीं बन पाया, यू सी दैट योर चाइल्ड बिकम्स एन इंजीनियर। आप जो नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे के द्वारा उस डिजायर को, यू आर ट्राई टू फुलफिल दैट डिजायर थ्रू समबडी एल्स। So dissociation, two or more mental process never integrate, dual personalities। जैसे आपने कई बार देखा होगा, किसी के अंदर माता आ गया, किसी के अंदर कुछ और पर्सनैलिटी आ गया, उसको साइकोलॉजी में कहते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, या कई बार उसको अभी उसका नाम चेंज कर दिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं उसको। तो उसको डिसोसिएशन है, जो मेरे अंदर बचपन में कोई इमोशनल इंसिडेंस हुआ है
और उसको मैं सहन करना मुश्किल लगता है, या उसको वो चीज क्या करते हैं, हमको स्प्लिट कर लेता है उसको। आपका सिंपल एग्जांपल मैं बताऊंगा। आपका कंप्यूटर में 2-3 फोल्डर है, आप कॉन्शियसली सोचा मेरे को हाथ हिलाना है, तो आपने हिला रहे हैं। ऐसा ही कंप्यूटर में 3-4 फोल्डर्स हैं, आपने कॉन्शियसली एक फोल्डर को खोला, तो उसमें आप कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन रखा है, आप उसको देख रहे हैं। समझो उसमें एक इंग्लिश मूवी देख रखा है, आप इंग्लिश मूवी को देख रहे हैं। फिर थोड़ा समय में उसको बंद करके दूसरा फोल्डर खोला, उसमें एक तमिल मूवी रखा है, उसको देखना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा समय में उसको बंद कर दिया, तीसरा खोला, उसमें ऑफिस का फाइल्स था, वो खोल के ऑफिस का काम कर रहे हैं आप। तो इस तीनों जगह में आप 3 अलग अलग व्यक्ति था। जब इंग्लिश मूवी देखते था आप अलग था, क्योंकि आपकी दिमाग उस मेमोरी के साथ काम कर रहा था, और तमिल मूवी देख रहा था उस मेमोरी के साथ काम कर रहा था, ऑफिस का फाइल खोला उस मेमोरी के साथ काम कर रहा था। तो तीनों समय अलग अलग था। ऐसे ही लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, जब चाहे अलग अलग फोल्डर खोल के बंद कर लेता हूं। लेकिन डिसोसिएशन में क्या है, उनको मालूम ही नहीं होता है, आप एक फोल्डर बंद कर दिया, मैं दूसरा फोल्डर खोला है। तो उनको कभी आपसे बात करेंगे, थोड़ा समय में आपको कंप्लीटली भूल जाएंगे। मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। मैं जब हिप्नोथेरेपी करता था, कई बार लोगों को याद नहीं रह सकता है रहता है। पीपल डोंट रिमेम्बर व्हाट दे सी इन द ट्रांस। व्हेन यू मेक देम into deep relaxed and make them experience something, they may even go to some past lives, all those things they will see, and when they wake up they will see, no, I have not done anything. उनको क्या है, उनका कॉन्शियसनेस अलग फोल्डर खोल के देखकर फिर वापस आ गया, तो उस फोल्डर में क्या है याद नहीं है। तो कई बार ये क्यों होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि कुछ इमोशनल इंसिडेंट उनका लाइफ में हुआ है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए उतना उनके अंदर प्रॉब्लम हुआ, वो ऐसे ही डिटैच हो गया, स्प्लिट हो गया, अलग दो व्यक्ति बन जाता है, दो फोल्डर है ना, अलग अलग स्प्लिट हो जाता है। तो कई एक फोल्डर खोलता है तो दूसरा फोल्डर को बिल्कुल भूल जाता है, फिर दूसरा खोलता है और दूसरे को तीसरे को भूल जाता है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो अल्टीमेटली इट इज प्रोटेक्टिंग दम, एक इट इज अ वन वे ऑफ प्रोटेक्शन, एक तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वो। लेकिन आपके पास काउंसलिंग आएंगे, उनकी इमोशन सारा वो बैलेंस होगा, फिर ये पर्सनैलिटी सारा मर्ज भी हो सकता है। फिर कन्वर्शन, कई बार आपके पास आएंगे, डॉक्टर्स भी आपके पास भेजेंगे, वो बोलेंगे इनका कुछ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारा टेस्ट कर दिया सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, या कुछ देखता है, कुछ करते हैं। फिर डॉक्टर बोलेंगे ये कन्वर्शन है या कन्वल्शन है, ऐसा बोलेंगे। तो क्या है, इमोशनल रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल सिम्टम। उनको फिजिकली यू विल बी ऑल राइट, मोस्ट ऑफ द हिस्टीरिया केसेस है ना, ऐसा कहते हैं। रिग्रेशन, कई बार कोई आपको चिल्लाया, गाली दिया, तो तुरंत आप रोना शुरू कर लेता है, उसको सहन करना मुश्किल है। तो रोना क्यों होता है? क्योंकि हम बच्चे जैसा बन जाता है। तो वी रिग्रेस, वी गो बैक टू द पास्ट, एक बच्चे हो जाता है उसी समय। So these are the different types of defense mechanism which is helping us to protect, which protect us in one way or another. Psychon image.
तो ये हो गया आपका डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें ही मैं जैसे बोला ना, फिजिकली भी जो होता है लेवल 1 वेलेंट है ना, उन्होंने भी यही बता रहा है। पैथोलॉजिकल डिफेंसेस, साइकोटिक डेनियल, डिल्यूशनल प्रोजेक्शन, वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और फैंटेसी, प्रोजेक्शन, पैसिव एग्रेशन, एक्टिंग आउट, दिस इज आल्सो इमेच्योर डिफेंसेस। न्यूरोटिक डिफेंसेस जो अभी हम लोग डिस्कस किया। मेच्योर डिफेंसेस जो हम है ना मेच्योर होकर उसको हंसते हुए उसको हैंडल करते हैं, वो एक मेच्योर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोटेक्टिंग अस। सो व्हाट आर द मेंटल डिसऑर्डर्स? मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं? एक साइकोटिक होता है लास्ट स्टेज, हैलुसिनेशन होता है, डिल्यूशन होता है, अपने एक दुनिया बनाकर बैठ जाते हैं ऐसा। तो ऑर्गेनिक मेंटल हमारा जैसे हम माँ के पेट में होता है उस समय भी कई माँ की इमोशनल इश्यूज के कारण कुछ हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल सेक्रेशन हमको अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव इमोशन स्ट्रेस के कारण। फिर कई दवा खाते हैं, ट्रीटमेंट लेता है, कई बार वो साइड इफेक्ट हो सकता है इसके कारण। फिजिकली even while birth also, during birth, when it is a natural birth, if the mother has some type of diseases, उसका भी असर हो सकता है। So physically also our brain can have some है ना issues, उसके कारण भी हमको disorders हो सकता है substance related। और जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, इवन थोड़ा सा भी अल्कोहल हम लेते हैं ना, वो भी प्रॉब्लम है। और मूड डिसऑर्डर्स होता है, कभी डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी होता है, सोमैटिक फिजिकली भी प्रॉब्लम्स होता है, डिसोसिएटिव मल्टीपल पर्सनालिटी जैसे हमने डिस्कस किया, और पैरानॉइड, ओवर सस्पिशियस, नार्सिसिस्टिक, खुद के ऊपर ही ज्यादा अटेंशन रहता है, एंटी सोशल रहता है। फिर सोशल आइडेंटिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होता है। तो मेंटल डिसऑर्डर्स का ऐसा अलग अलग क्लासिफिकेशन, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा साइंटिफिकली डीएसएम मैनुअल बोल के हैं, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल, उसमें कुछ कैटेगरीज दिखा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए इसमें डीएसएम में कौन सा कैटेगरी है, देखिए एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, और एंग्जाइटी में भी अलग अलग है। डिसोसिएटिव में देखिए फ्यूग, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स है, इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स है, मूड डिसऑर्डर्स में बाइपोलर है। तो ये साइंटिफिकली क्लासिफाई करके रखा है कौन सा डिसऑर्डर, उसका फीचर्स क्या है। मूड डिसऑर्डर्स में देखिए बहुत सारा वेराइटीज हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, सोमैटोफोब। तो ऐसा ऑफिशियली एक डब्ल्यूएचओ का भी है, एक डीएसएम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, आईसीडी एक है, ऐसा डीएसएम, ऐसा दो है। मैं एक सिंपल तरीका आपको याद रखने के लिए मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। मेंटल डिसऑर्डर्स में साइकोटिक हो या न्यूरोटिक हो या फिजिकल डिजीज हो, आप एक लाइन समझो, ये पेंसिल है, अभी मैं बताऊंगा यहां जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं मन को शांत करके, अपने आप हंसते हुए है ना खुश रहते हैं, तो ये यहाँ है स्टेबल, देयर इज नो मेंटल और फिजिकल डिजीज। तो क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, टेंशन हो रहा है, एंग्जाइटी आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आपका डिजीज बढ़ते जा रहा है, तो उसको न्यूरोटिक कहेंगे हम। यहाँ तक जो स्ट्रेस आपको कंटिन्यूस ज्यादा समय तक रहता है, न्यूरोटिक हो गया। फिर वही स्ट्रेस और बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे आपको डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ट डिजीज में कन्वर्ट होता है, कभी उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सारा है ना फिजिकल भी सिम्टम्स दिखा रहा है। फिर भी आपके स्ट्रेस और भी कंटिन्यू होते जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर वो साइकोटिक में पहुंच जाएंगे। तो न्यूरोटिक नॉर्मल नॉर्मल रहते हैं,
स्ट्रेस में शुरू होता है, न्यूरोटिक बनता है, फिर न्यूरोटिक से हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तक पहुंचता है, फिर कभी डायरेक्ट भी न्यूरोटिक से साइकोटिक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये स्केल आप याद रखेंगे ना, ऐसा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेस, न्यूरोटिक और एनसीडीज एंड साइकोटिक। तो आपको कहाँ रहना है इस स्केल में, यहाँ रहना है, यहाँ रहना है? अभी कहाँ है हम, बताइए कहाँ रहना है आपको? ठीक है, बैलेंस रहना है। बैलेंस है तो अभी भी आपके मन में मुस्कुराहट रहेगा, खुश रहेगा, शांति प्रेम आनंद रहेगा। इसके लिए हमको सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो यही है आपका मेंटल डिसऑर्डर्स का कैटेगरीज इन साइकोपैथोलॉजीज में। इमोशनल जो अभी मैंने दिखाया वो डीएसएम मैनुअल में, वो कौन सा कैटेगरीज है। और साइकोन्यूरोसिस और न्यूरोसिस एक जैसा ही है, एक ही है। न्यूरोसिस कहेंगे या साइकोसिस। न्यूरोसिस माना जो स्ट्रेसफुल, एंग्जाइटी वो सारा होता है ना, जो आपका कंट्रोल में है। तो जैसे स्ट्रेस आता है आपका कंट्रोल में ही है, आप चाहे तो स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप उस स्ट्रेस को ठीक नहीं किया, उसको बढ़ाते जा रहा है, फिर वो न्यूरोसिस बन जाता है। फिर भी ठीक नहीं हुआ, आपने साइकोलॉजी काउंसलिंग नहीं लिया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, कुछ दवा चाहिए तो नहीं खाया, फिर वो बढ़ते बढ़ते साइकोसिस तक पहुंच जाते हैं, और साथ साथ और बीमारी भी आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। सर जरा वो अभी जो स्लाइड बता रहा है साइकोन्यूरोसिस, तो थोड़ा रिपीट करेंगे क्या, एक मिनट के लिए? रिपीट करना है, एक सेकेंड। हाँ हाँ। Neuroses are minor disorders characterized by inner struggle and discredit social relationship. Two essential features of neurosis are that they are precipitated by emotional stress conflicts and frustrations, and that they are most effectively treated by psychological techniques. Counseling से ठीक हो जाता है neurosis. और कॉमन न्यूरोसिस क्या क्या होता है? हिस्टीरिया, एंजाइटी, न्यूरोस्थेनिया, फोबियाज, ओसीडी, हाइपोकॉन्ड्रिया, डिप्रेसिव न्यूरोसिस, न्यूरोस्थेनिया. और न्यूरोटिक इज डेस्परेट टू फंक्शन इन द वर्ल्ड, whereas the psychotic has to some extent given up the struggle. वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, बिल्कुल मेरे को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो साइकोटिक अपने दुनिया बना देता है. एंड लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, तो इसमें और ऑर्गेनिक भी हो सकता है, फंक्शनल साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. ओके ओके, और मैं इसमें और कुछ बताऊंगा आपको. तो कोई एग्जांपल से आप बता सकते हैं क्या, आपका कोई एग्जांपल हो? हाँ, ये एक सेकेंड. इमेज 6. इमेज, देखिए हमारा अंदर ज्यादा बचपन का वरीज है, एंगर है, गुस्सा है, इसको आप दिनचर्या में एक्सप्रेस करते हो. गुस्सा आता है लोगों को, चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन शाम में घर आ गया, आराम से सो गया, सब कुछ भूल गया, फिर दोबारा दूसरा दिन हो रहा है. लेकिन सुबह जो टेंशन हुआ वो शाम तक मेंटेन हो रहा है, गुस्सा करते रह रहे हैं आप, उसको कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, एक हफ्ता तक गुस्से में ही है आप, तो उसको हम कहेंगे न्यूरोसिस तक पहुंच गया. आप उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, उसको स्टॉप नहीं हो रहा है, बार बार है ना मन में बात चलते रह रहा है, आगे क्या होगा, कल ही होगा, मेरा फैमिली क्या होगा, आगे मेरा जीवन कैसे चलेंगे. अभी कोविड में भी आप देखा होगा, ठीक है कुछ हो गया, आपने उसको सुधार के काम में लग गया, लेकिन नहीं लग रहा है, आपके मन से वो हट नहीं पा रहा है. यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दोज थॉट्स, लॉस ऑफ जॉब, अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं, सोच सोच कर आपका काम करना ही आप बंद कर दिया. जैसे वो डिप्रेशन का मैं उस दिन बताया ना 5 स्टेजेस, पहले कुछ जॉब लॉस हो गया, फिर आपने, कुछ लोग उसको ठीक है जॉब हो गया, अभी मैं नया जॉब ढूंढ लूंगा, चलूंगा, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, वो मेरा इतना सैलरी आ रहा था, अभी मैं कैसे जीवन चलाऊं, कैसे मैं रेंट दूं, कैसे ये करूं वो करूं, सोच 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 कर बैठ जाते हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है. तो
ऐसा 1 महीने तक चले गया तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस से वो न्यूरोसिस तक पहुंच गया। फिर ट्रीटमेंट लेंगे, काउंसलिंग करेंगे, ठीक हो जाता है, फिर ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, वो और भी चल रहा है, और उनका जो पहले था ऐसा वो नहीं चल रहा है काम, फिर उसको शायद उनका अच्छा, अलग बीमारी भी आ सकता है, तबीयत भी खराब हो जाता है। इसके लिए डायबिटीज। लाइफस्टाइल, क्योंकि वो वॉकिंग नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, तो उनका वेट बढ़ जाएगा, ज्यादा खाएंगे तो ईटिंग डिसऑर्डर आ जाएंगे, मूड स्विंग हो जाएंगे, कभी गुस्सा करेंगे, नींद खराब हो जाएंगे, इंसोम्निया आ जाएगा, फिर बहुत खाएंगे, फिर मोटा हो जाएंगे, ओबिसिटी हो जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, हार्ट डिजीज आ जाएंगे, फिर बहुत सोचते रहता है, फिर डायबिटीज भी आ जाएंगे, और इंसुलिन काम नहीं करेंगे, फिर कई बार टेंशन में गुस्सा भी होता है, कभी एक आर्टरीज में कुछ पट गया, माना यू हैव, हमारा आर्टरीज में भी क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल का लेयर बनता है, लेकिन ओके। टेंशन में वो थोड़ा टूट जाता है, फिर खून आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो हार्ट में हो गया हार्ट अटैक, सिर में हो गया, नर्व्स में स्ट्रोक हो गया, फिर वो गुस्से में, टेंशन में और स्मोक करना शुरू हो जाता है, एडिक्शन में फंस जाता है, फिर और भी कुछ नहीं हो रहा है, स्मोक कर दिया, उनका दिमाग भी खराब हो गया, उनका न्यूरॉन्स अफेक्ट हो गया, फिर वो डाउट करना शुरू हो जाता है, ये हमारे ऊपर ये कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो साइकोसिस में पहुंच गया। तो ऐसा है ना, बीमारी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुंच जाता है। तो why not we prevent it at the first instant itself? इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी वहां तक पहुंचने के बाद आप क्या उनको काउंसलिंग करा सकता है, कैसे वो कब वापस आ सकता है, ठीक हो सकता है। तो इसके लिए पहले ही ये कोर्स आप कर रहे हैं, इट इज एन अवेयरनेस प्रोग्राम, आपको है ना ये सारा प्रिवेंट कर सकता है, प्रिवेंशन पहले ही से ही होगा, फिर आप वहां तक पहुंचने का जरूरी नहीं। तो यही चीज एज अ काउंसलर यू हैव टू टीच ऑल दीज थिंग्स। अब जो इस किताब में कोर्स में सीख रहे हैं ना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एज अ काउंसलर, यू जस्ट टीच व्हाट यू लर्न इन दिस सब्जेक्ट। आप जो यहाँ सीख रहे हैं ना, यही चीज आप सिखाओ लोगों को, आप बहुत अच्छा काउंसलर बन जाएंगे। तो आपकी मन है ना, ये सारा क्लियर करके साफ होना चाहिए। तो आपका किताब में और कुछ ये भी है, वो ये लर्निंग थियरीज मैंने बताया था ना, एक मैंने वो क्लासिकल कंडीशनिंग आपको बताया, वो बेल के साथ जुड़ यस जाता यस है। यस यस डॉग। हाँ, तो और एक भी है, ये वाला, ये भी एक लर्निंग थियरी है। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, उसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ये स्किनर का है, वो पावलो का है। तो ये स्किनर क्या बताता है, कैसे लोग सीखते हैं। उसमें हमने देखा, जैसे फूड था, फूड के साथ बेल बजाया, फिर फूड को भी हटा दिया, फिर हम बेल के हिसाब से सलाइवा आना शुरू कर दिया, तो सीख लिया ना। तो ऐसा भी हम भी सीखते हैं। जैसे मैं कल एग्जाम्पल बताया, डरते हैं, फोबिया होता है, तो पहले पानी गिरा, फियर आया, लेकिन हमेशा बंद कमरे में भी वही फियर आ जाता है, तो कुछ सीख लिया मैंने, गलत सीख लिया, फिर उसको हम समझाकर उसको हटा देते हैं। ऐसा स्लाइड ही। में दिख रहा है। हाँ, स्लाइड दिख नहीं रहा। नहीं इमेज दिख रहा है 13। हाँ, इमेज 13। अभी। यस, सो दिस इज विजिबल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये कैसे सीखते हैं, अभी हम लोग जॉब करते हैं, सैलरी मिलेगा तो जॉब कंटिन्यू करेंगे, सैलरी नहीं मिले तो जॉब नहीं कंटिन्यू करेगा, तो कुछ मिलेंगे तो करेंगे ना, नहीं मिले तो नहीं करेंगे। सो इट इज अ मोटिवेशनल मेथड। जैसे आपको एज अ काउंसलर आपने सिखा दिया ये करना है, लेकिन क्यों करना है वो भी उनको समझाना है, नहीं तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। क्यों मेरे को स्मोकिंग बंद करना है, क्यों मेरे को अल्कोहल बंद करना है, क्यों मेरे को काम करना है,
क्यों मेरे को ये सारा प्रॉब्लम से बाहर आना है, उसको एक पर्पस दिखाना है, मीनिंग दिखाना है। तो इसके लिए उससे हम सीखते हैं, वो मिल जाता है। मेडिटेशन कराया, शांति का अनुभव हुआ, ठीक है दोबारा मैं करूंगा। अभी मेडिटेशन किया, कुछ अनुभव नहीं हुआ, क्यों नहीं मैं करूं। तो इसके लिए एज अ काउंसलर यू हैव टू सी टू टीच पीपल। दूसरे लोग कुछ सीखना है तो उसके लिए यही लर्निंग थियरी हम प्रैक्टिस करते हैं। एक क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने बताया आपको, दूसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसको मोटिवेट भी करना पड़ेगा आपको। और वो मोटिवेशन भी, इसके लिए फीडबैक ले रहे हैं आप। फीडबैक लेने से क्या होगा, उनको लगेगा अच्छा ये मॉनिटर कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट करेंगे, वो रास्ता बताएंगे। तो so these learning techniques, whatever you learn in the book, everything you will also apply it in your counselor, in your counseling profession. And these things जो भी आप सीखेंगे खुद के लिए भी अप्लाई करना है और दूसरों के लिए भी आप सिखा सकते हैं। okay, so any questions you need to ask, you may ask me now. इसमें क्वेश्चन था मेरा कि आपने जो कहा जिस प्रकार से खुद के लिए भी अप्लाई करना है उस प्रकार से दूसरों को भी। अभी हम जब किसी का काउंसलिंग करते हैं या किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उस प्रकार से हम सब नोट डाउन करते हैं, तो वो जो हम नोट डाउन करते हैं तो उनको हमको दिखाना है क्या कि हमने क्या क्या नोट डाउन किया, क्या क्या ये किया, क्या नहीं, ऐसे? जरूरी नहीं, नहीं ये ना, आपके लिए है। केस स्टडीज मतलब वो आपको हमारे लिए सभी ना। हाँ, ओके ओके। आपका फाइल के लिए है, सो दैट वो 1-2 महीने के बाद दोबारा आएंगे, दोबारा आपको ये सारा कहानी उनको दोबारा पूछने का जरूरी नहीं है ना। आप सिर्फ उनका फाइल खोल के देखेंगे, अच्छा यही था उनका केस, तो वो हिसाब से आप कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि एज अ काउंसलर आपके पास बहुत लोग आएंगे, हर एक का आप याद रखना मुश्किल है। तो उसको जब हम लिखते हैं वो बातें, तो वो हमको उनको हमको कुछ टाइम बॉन्डिंग देना है क्या कि आप ये बातें अब अगर समझो आपने कहा कि आपने मेडिटेशन करना है, या समझो कोई समझो ओवरवेट है या कोई भी कुछ मन की अस्वस्थता है उसके अंदर, तो वी हैव टू गिव देम स्पेसिफिक टाइम, या मतलब 21 डेज या ऐसे कुछ करना वो है अच्छा उसको। है ना, हाँ। क्योंकि मोस्टली 21 डेज बोले तो साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, 21 डेज जो भी कुछ करेंगे तो वो आदत बन जाता है। इसके लिए हम फीडबैक लिखते हैं ना, उनको 1 हफ्ते के बाद उसको दोबारा पूछना है। आप एक टाइम टेबल बनाकर दे सकते हैं, आप ये भर के हफ्ते में एक बार हमको रिपोर्ट भेज दो, ईमेल कर दो, या आप हफ्ते में एक बार फोन करके उनसे बात कर सकते हैं। तो टाइम बाउंड है तो सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट हैज टू बी become part of your life. So time bound in the sense you can get the feedback from them. Okay, 1 हफ्ते के बाद मेरे को ये सारा रिपोर्ट दे दो। So mostly whatever you are going to teach, it is going to be the lifetime practice. हम्म, ठीक है। तो प्रांजलि कुछ पूछना चाहते थे। हाँ, बताइए। आवाज नहीं आ रहा है। अब चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं सर। बट वी अबाउट द पीपल हु आर फेसिंग साइकोसिस और न्यूरोसिस। What about the people who are facing psychosis or neurosis? देखिए, एज अ काउंसलर न्यूरोसिस भी आप ठीक कर सकते हैं। न्यूरोसिस माना नॉर्मल स्ट्रेस का ही बात है, थोड़ा लंबे समय अनुभव करते हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ साइकोसिस वो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज इन द सेंस वो खुद का कंट्रोल नहीं। इसके लिए आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देखते हैं ना, उसमें आपको मालूम होगा ये व्यक्ति मेरे बात सुनने वाला नहीं है, तो उनको बोलेंगे, जो साथ लेकर आया उनको बोलेंगे उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, थोड़ा ट्रीटमेंट ले लो, साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ लाइफस्टाइल कैसे रहना है वो उनके साथ, थोड़ा उनको सुबह वॉकिंग लेकर जाइए, उनको टाइम पर खिलाओ, जल्दी सुलाओ। ऐसा you can teach them the lifestyle aspects, and once they start taking medicine at the same time
मे बी कुछ समय के बाद वो आपकी बात सुनने वाला हो गया, दे कैन लिसन टू यू, देन यू कैन स्टार्ट काउंसलिंग। उनको कुछ एक्टिविटी सिखा सकते हैं, उनको कुछ समझा सकते हैं। तो साइकोसिस में भी जो इनिशियल स्टेजेस है उनको आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन वन थिंग यू हैव टू सी दैट यू एडवाइज देम टू टेक मेडिसिन आल्सो। लेकिन न्यूरोसिस मोस्टली आपका काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा। और ऐसा जैसे ओसीडी में कई लोग ठीक कंट्रोल कर लेता है, कई लोग को नहीं होता है, इन दैट केस यू कैन सजेस्ट आप ट्रीटमेंट भी ले लो, मेडिसिन भी खाओ, साथ साथ हमारा काउंसलिंग भी आप सुनकर वो भी प्रैक्टिस करो, ऐसा कह सकते हैं। एंड वन थिंग, 2-3 दिन पहले से किसी का क्वेश्चन था, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है, उनको क्या करे? somebody Yes, was, yes. मैं वो चैट मैसेजेस देख रहा था, उसमें था, सी फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो भी हम सीख रहे हैं काउंसलिंग या हिप्नोथेरेपी, इट इज ओनली फॉर द पीपल हु वांट टू ब्रिंग चेंज विद इन दम। जिसको चाहिए, जो चाहते हैं मेरे अंदर कुछ है ना परिवर्तन आना है, मेरे को है ना कुछ सीखना है, उन लोगों के लिए है। जो नहीं चाहते हैं, मेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सुनना है, उनके लिए है ना दूसरे तरीके से कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप जो सीखते हैं, जो है ना विलिंगली आपके पास आते हैं, उनके लिए है। जो मना करते हैं उनको आप ऐसा कर सकते हैं, उनकी जो साथ रहने वाला है ना, उनको आप कुछ समझा सकते हैं। उनके लिए पहले उनका एक्सेप्ट कर लो, उनकी बात सुनो, उनको थोड़ा अच्छे रैपो बना लो, फिर आप हमारे पास लेकर आ जाओ। ऐसा नहीं जबरदस्त लेकर आओ, ठीक है? ठीक है, जबरदस्त आ गया तो भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन नहीं आ गया तो क्या करेंगे? ठीक है, पहले जो घर वाला है उनको बोलना, आप Yes, yes. थोड़ा अच्छे से है ना देखो उनका, थोड़ा रैपो बिल्डअप करो, फिर बात करो। जैसे बच्चे कुछ बात सुनते नहीं है, ठीक है, वो जब खुश रहते हैं उस समय आप उनको समझाओ, ऐसा हम ऐसा काउंसलर के पास जाएंगे, कुछ Yes. बात करेंगे, फिर ऐसा स्पिरिचुअल लैंग्वेज तैयार में, करके लेकर आना है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पात्र देखकर दान के हाँ। करो, उस टाइप से। सर जी, एक मुझे केस स्टडी आया था परसों के कल के दिन। तो केस स्टडी माना मेरे फ्रेंड पे ही ये ये था। तो उनको उनकी जो मदर है वो एपिलेप्सी पेशेंट है। तो एपिलेप्सी पेशेंट इज मोर देन 30 इयर्स एपिलेप्सी की दवाई खाती है। अभी आपने जिस प्रकार से कल एक काउंसलिंग किया था लास्ट 5-10-15 मिनट में, तो उस प्रकार से मैंने उनको थोड़ा माता से थोड़ा बात किया मैंने। पर उनको समझ में नहीं आता कि उनको सीजर्स या कैसे आते हैं या वो कैसे गिरते हैं। पर वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं एपिलेप्टिक पेशेंट हूँ। तो डॉक्टर क्या करता है कि उनको दवाई लिख के टाइम पर लेने के लिए कहता है, तो वो टाइम हमेशा मिस करते हैं। और उसके कारण दवाइयों का डोज भी अभी बढ़ रहा है। पर वो लेडी जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। बाकी उनको कुछ भी ये नहीं, डॉक्टर भी उनके ईईजी रिपोर्ट निकालते हो तो नॉर्मल आता है। उनका सिर्फ इतना कहना होता है कि उस लेडी को मतलब थोड़ा सा दवाइयों के बारे में काउंसलिंग करो कि ये दवाइयाँ बहुत अच्छी है और दवाई आपको लेनी है। पर वो लेडीज मानते ही नहीं कि मुझे एपिलेप्सी पेशेंट है। तो मैंने फिर ज़्यादा ये नहीं किया, मैं समझ गया तो कि जब उसके उनको कुछ ऐसा सीजर्स कुछ होता है तो उनको याद नहीं रहता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं याद रहता। वो डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं और सीजर होने के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। पर फिर वो उनका बोलते हैं नहीं मेरे को हुआ नहीं, ऐसा? हाँ, मतलब उनको पता ही नहीं रहता, मतलब अनकॉन्शियसनेस पूरा। और वो अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और वो अपना रेगुलर जो वर्क रहता है वो ऐसे मतलब हम बोलते हैं ना कि ड्रामेटिकली, मतलब ड्रामा करते हैं कैसे वो कुछ ऐसा हम्म। कपड़े धोने का करेंगे। तो हम्म। उनके माइंड में ऐसे काम काज का बहुत ही रहता है। हम्म। और कभी कभी वो एक्सरसाइज भी करते हैं। कभी कभी डॉक्टर ने कहा है कि वो एक्सरसाइज, मतलब ऐसे अनकॉन्शियस माइंड में जो उनके रहता है ना, उस हम्म। प्रकार से वो करते हैं। मतलब इस 3 to 4 मिनट्स, और उसके बाद फिर वो शांत हो जाते हैं, हम्म। फिर नॉर्मल माइंड में आ जाते हैं। हम्म। तो मतलब उनके लिए तो दवाइयाँ ही उनका मतलब पूरा कंट्रोलिंग पावर है। और दवाई अगर मिस करेंगे या कोई कम ज़्यादा डोज करते हैं तो फिर से वो, तो उसका फ्रेंड का कहना था कि आप उनकी काउंसलिंग करो। तो मैंने सिर्फ उनका लिख लिया जो जो है बातें।
तो अभी वही See, आपने normally ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं, मोस्टली पीपल हु अंडरस्टैंड दे गेट दिस टाइप ऑफ सीजर्स, तो उनको हम कहते हैं आपको कब ऐसा होता है, उस समय के पहले ऐसा क्या मन में विचार चलता है या ऐसा क्या यस यस सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि यस मेनी यस यस टाइम्स क्या हाँ होता है उनके मन में कुछ टेंशन की बात, यस चिंता यस की करेक्ट बात करेक्ट करेक्ट ऐसा हो करेक्ट जाता है ना, उस समय हाँ ये करेक्ट। एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जब उनसे बात किया तो वो कहते हैं कि कभी कभी घर के अंदर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करती हूँ मैं, हाँ, या काम के बारे में ज्यादा सोचती हूँ कि ये तो काम हम है ना टाइम उनको कम एक है। डायरी बनाने के लिए बोल सकते हैं, या उनके साथ रहने वाला ना उनको आप है ना एक डायरी बनाने के लिए बोलिए। जब भी ओके उनका ऐसा कुछ होता है आप लिख दो, ऐसा क्या हुआ उस समय पे, आधा घंटा पहले ऐसा ओके क्या वातावरण चला, क्या विचार चला, उनका सिचुएशन क्या था। उससे क्या होगा, एक हफ्ते में आपको डायरी मिल जाएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएंगे कौन सी सिचुएशन में इनको यस ये होता है। फिर यस हम उनको बोलेंगे देखो आपको ये सिचुएशन में ऐसा चीज होता है, तो ये चीज हैंडल करने के लिए कुछ ज्यादा टेंशन का बात है तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन रहना कैसे है वो सिखा सकते हैं। वो यस सिचुएशन का बात है तो ऐसा सिचुएशन आ गया तो उसको कैसे शांति से हैंडल करना है उसको थोड़ा समझा सकता है। तो ऐसा एक डायरी बनाएंगे ना, आपको अच्छे से थोड़ा डील कर सकते हैं, वो खुद को भी दिखा सकता है, देखो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपका ऐसे ऐसे हो रहा था, तो और इफ शी इज मेडिसिन के एक्सेप्टिंग इट बारे में, देन। मेडिसिन के बारे में व्हाट अबाउट द मेडिसिन, वो मेडिसिन को मेडिसिन इट इज मतलब ऑलवेज है ना, जो डॉक्टर दिया उसको लेने के लिए बोलिए वो। कंपल्सरी। या इनको कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, आपने जो डायरी में लिखा नोट किया उनको बताया वो समझा, फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, कंट्रोल आ गया, फिर वो डॉक्टर के पास बोल सकते हैं देखिए मैं ये सब कर रहा हूँ अभी मैं ठीक हूँ, आप दवा को कम कर सकता है या बंद यस कर यस सकता है, फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे क्या करना है बोल के। एंड मेनी टाइम्स आई गिव यू अनदर इंफॉर्मेशन, जो भी माइंड का कुछ प्रॉब्लम होता है ना, वो हम्म हमारा दिमाग में दिखाई पड़ता है। हम्म तो नॉर्मली डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, स्कैन लेकर देखते हैं, पहले जमाने में नहीं था, अभी ये समझ आया है डॉक्टर्स को भी, वो मन का भी जो भी प्रॉब्लम है स्कैन लेकर दिमाग में दिखाई पड़ता है, उस दिमाग में कोई है ना कुछ चीज आइडेंटिफाई कर लेता है। सो उनको ये भी सजेस्ट कर सकता है, कभी एक है ना ऐसे डॉक्टर्स है या ऐसा स्कैन करने वाला कोई हॉस्पिटल है, उसमें थोड़ा स्कैन भी लेकर देख देख सकते हैं। नहीं, उसमें अभी क्या है कि उन लेडीज से जब मतलब माता से मैंने बोला, तो उनको एक फोबिया है माइंड के अंदर ओके। कि इफ आई टेक द मेडिसिन, हम्म। मतलब डॉक्टर ने अगर कुछ दवा या ज्यादा लिख के दी है तो मेरी जो मतलब जो स्मरण शक्ति है, उसको मेमोरी पावर जो है वो हाँ कम कम हो रही है, मुझे ठीक है, मतलब ये क्या याद नहीं रहता। हुआ है, उनको पूछ सकते हैं ऐसा आप कब सुना, कहाँ सुना, ओके मे बी ओके उन्होंने किताब में पढ़ा होगा, मूवीज में देखा हाँ होगा यस कुछ। यस तो ये चीज है ना, आप उनको पहले नॉर्मली पूछ सकते हैं, दूसरा उनको अच्छे से रिलैक्स करके भी आप पूछेंगे ना, वो एग्जैक्टली बता देंगे। तो जब वो रिलैक्स स्टेज में है उनको आप एक अल्टरनेटिव सजेशन दे सकते हैं, देखो आप उस समय ऐसा पढ़ा था लेकिन वो उतना वो उस समय के लिए ठीक है, या उस सिचुएशन के लिए आपने देखा है कोई बच्चे ने को कुछ किया है इसके लिए हुआ है, लेकिन वो रियलिटी में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ऐसा उनको समझा सकते हैं उस डीप रिलैक्स स्टेज में। उससे क्या होगा, वो नेगेटिव उनके मन में अंदर एक प्रोग्राम है ना, तो उसको आप चेंज कर लेंगे ऐसा रिलैक्सेशन में थोड़ा समझाएंगे तो। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम शी विल नॉट बिहेव इन दैट वे। इसको ये हिप्नोसिस में ये एक एडवांटेज है, जो मन में बैठ जाता है ना ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, ये करना मुश्किल है ये करना मुश्किल है, उसको हम हमारे रिलैक्स जो करके उसको हमारा टी जो कर सकते हैं। जो सिलेबस है हमारा, अभी जो ये केस स्टडीज किया या कुछ हमने अभी कॉन्वर्सेशन मतलब जिस प्रकार से आपको पूछा, तो ये जो हमारे इसमें इसमें आता है वो मतलब बुक्स के अंदर काउंसलिंग एंड मैं जो अभी बताया वेलबींग। वो हाँ 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 वो काउंसलिंग एंड वेलबींग। वो पेपर 3 में बहुत सारा टेक्निक लिखा है। हाँ वो आप लास्ट आपको का इसमें हाँ, लास्ट लास्ट का है। पेपर 3 में कई सारा एग्जाम्पल्स आपको दिया है। हाँ यस लास्ट यूनिट में है, हाँ फिफ्थ यूनिट में है। लेकिन आप वो कुछ नहीं देखेंगे तो भी सिर्फ इतना ही करिए, उनको थोड़ा अच्छे से रिलैक्स करके ओके कब वो बात सुना उसको पूछिए,
कहाँ आपने पहले जो बार ऐसा डायरी बात का मैं सुन। एक नोट डाउन किया, एक डायरी का तो करता हूँ, मतलब बोलता हाँ, हूँ। एक डायरी का और लिख सकते हैं आप। और रिलैक्सेशन का, हाँ, ठीक। दूसरा उनका अच्छे से रिलैक्स करके पहले बार कब ये बात ऐसा हुआ आपने, कब सुना, कहाँ सुना, ऐसा मेमोरी का कुछ हो यस जाएंगे यस, दवा से। अंडरस्टूड सर। हाँ। यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, फिर उस समय वो बोलेंगे मैं इस समय 10-5 साल पहले मैं इधर था उधर था ऐसा बात सुना। फिर आप उनको समझाओ वो उस सिचुएशन में वो दूसरे के साथ, या आपने टीवी में देखा होगा वो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, हर एक को ऐसा नहीं होता है। तो आपके लिए ये कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका केस अलग है, उनका केस अलग है। ऐसा कुछ एडिशनल कुछ आप बनाकर बता सकते हैं। फिर ओके। आज से आपको दवा खाना अच्छा लगेगा, क्योंकि दवा आपके लिए अच्छे के लिए है। ऐसा है ना, थोड़ा यस पॉजिटिव यस सजेशन आप उनको दे सकते हैं। मैं यस कुछ है सर। ना स्टैंडर्ड कमेंट्री बनाकर दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही आप करो। यस सर, यस सर। ठीक है। फिर ऐसा है ना, 2-3 बार करने से ही उनको फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर वो दवा उनको ये नहीं लगेगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है। और किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर को, कोई भी ओम स्टूडेंट है। ओम शांति। हाँ ओम बोलिए शांति मैडम, जी, बोलिए। बताइए। हाँ, आपका नाम विकल्प। क्या है? आपका हाँ, नाम क्या है? सुनंदा खोबरे। ओके, बोलिए बोलिए। तो पीडीएफ भेजा क्या है, हिंदी हिंदी का हाँ व्हाट्सएप? आपने, हाँ अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है हिंदी मीडियम का या जी। मराठी मीडियम का, उसके अंदर सब पीडीएफ भेजा है।